41,000 वोट के बाद भी जब चुनाव में जेएमएम की हार होती है तो कहा आरोप आप पर लगता है कि दुबे जी ने ढंग से काम नहीं किया या मदद नहीं किया। एक पत्र भी वायरल हो जाता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। जिसने आरोप लगाया या जिसके पत्र के माध्यम से आरोप लगा उस व्यक्ति ने स्वयं ये अखबारों में आने के 4 घंटे के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे चीजों को फर्जी बताया। अभी इस बार भी कई लोग दावेदारी कांग्रेस के तरफ से कर रहे हैं, कई नाम हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम आपके राष्ट्रीय नेता हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपके लिए, इसलिए कि आप जिला अध्यक्ष है, क्या करेंगे? ऐसा नहीं है वो अकेले दावेदार। यहाँ दावेदार पूर्व के जिला अध्यक्ष विजय खान जी भी हैं। यहाँ दावेदार इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश्वर पांडे जी, वो भी हैं। रघुनाथ पांडे जी भी हैं। यहाँ दावेदार राकेश तिवारी जी हैं और भी कई दावेदार। सामाजिक समीकरण भी एक है कि 2 सीटें हैं तो दोनों लोगों को हम लोगों ने संतुष्ट करना है। जनरल लोगों को भी संतुष्ट करना है, चूँकि उनका भी मत चाहिए। जनरल लोगों का सीट है। हमें ओबीसी समुदाय को भी संतुष्ट करना है, चूँकि ये दोनों लोगों के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। ये दोनों लोग इसी सीट पर आश्रित हैं। चुनाव आप लड़ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आप क्या? 19 में सारा चीज़ हम लोगों के पक्ष में था, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में थी। यहाँ से हम पूरी तरह से 5 साल हम लोगों ने संघर्ष किया था, मेहनत किया था और इसको लेकर के लगातार आंदोलनें की थी, केस खाया था, जेल गए थे। जब लोग पूरी तरह से नाराज थे, रघुवर दास जी के विरुद्ध खड़े हो गए कि मने अब इस बार या तो मालिकाना दो और नहीं तो हराएंगे तुमको, उस परिस्थिति में कैंडिडेट पार्टी ने ऊपर से भेजा एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति आज पार्टी छोड़ करके भाग गया। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। विधानसभा को लेकर चुनावी चर्चा जारी है और इसी क्रम में आज हमारे साथ कांग्रेस के तेज तरार जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे हैं कि एक तो ये भारतीय सेना से जो है अपनी सेवा देकर रिटायर हुए हैं और इसके बाद राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। 2019 में भी काफ़ी तैयारी थी, लेकिन पार्टी ने निर्णय दिया कि गौरव बल्लभ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय इन्होंने संगठन का काम किया। अब 2024 है और फिर से इस पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इनकी तैयारी चल रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और उन तमाम सवालों को जवाब लेने की कोशिश करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है जमीन स्तर पर अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए धन्यवाद, आपका आभार। सवाल मेरा यही है, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? कि चुनाव को लेकर के मैं जिला अध्यक्ष बना करीब 1.5 साल पहले, हम लोग उसी समय से संजीदा। पहले लोकसभा चुनाव को लेकर के आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने इस जिले में जिला के विस्तार के बाद प्रखंड कमेटियों का विस्तार किया। प्रखंड के नीचे फिर हर जिला परिषद के क्षेत्र को एक मंडल कमेटी के रूप में विकसित किया गया। शहरी क्षेत्र में 25-30 बूथ को मिला करके एक मंडल कमेटी का गठन हुआ। उस मंडल कमेटी के नीचे देहाती क्षेत्रों में पंचायत कमेटी का गठन हुआ और शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला कमेटियों का गठन हुआ। उसके बाद हम लोग बूथ का काम कंप्लीट किए और ये सारी चीजें हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले तैयार कर ली थी और सब लोग लगे थे। आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव आने के समय यहाँ जब किसी पार्टी का कुछ नहीं हो रहा था तो हमारा न्याय पत्र आया और हम लोग न्याय पत्र घर घर बांट रहे थे। मेरे पास करीब 60,000 लोगों का डाटा है जिनके घरों तक कांग्रेस ने न्याय पत्र पहुंचाने का काम किया। अब परिस्थितियां बदली, कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और यहाँ कांग्रेस के लोग बार बार हम लोग जिला के स्तर पर कह रहे थे कि यहाँ का भौगोलिक और सामाजिक समीकरण ऐसा है कि यहाँ यदि कांग्रेस चुनाव लड़े तो यहाँ का रिजल्ट कुछ और होगा। उस तैयारी में हम लोग लगे थे। सडन चीजें सामने आई, यहाँ कैंडिडेट जेएमएम का घोषित हुआ और उसके बाद जो चुनाव का रिजल्ट आया हम सभी के सामने है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट हमारे गौरव बल्लभ जी थे, 18,000 वोट आया था उनको। लेकिन इस बार करीब 41,000 वोट आया है। हम लोग ये बताते बताते परेशान हो गए कि कैंडिडेट हमारा जो है वो पारागुड़ा का विधायक है कि लोग कभी मिले नहीं, जाने नहीं, कैंडिडेट ने यहाँ कभी घुमा नहीं, समय भी नहीं था उसके पास। तो सारी परिस्थितियां उस समय से चल रही हैं, चाहे वो कोविड का काम रहा हो। गर्व से हम कह सकते हैं कि मेरे यहाँ से 3 शिविर लगा था। एक यहाँ था, एक बाबूडी में था, एक लक्ष्मी नगर में था और इस विधानसभा में रोजाना 650 से 700 बैग राशन, जिसमें सारी चीजें होती थी, खाने के सामग्रियों के साथ साथ सैनिटाइजर, साबुन, जरूरी मेडिसिन
और ये मास्क और ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। उस समय से लेकर के और आज तक, आज भी हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। संगठन पूरी तरह से तैयार है और नीचे बूथ स्तर तक के लोग अपने तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग चला रहे हैं और इन कैंपेनिंग और इन जनसंपर्क में हम लोग भी शामिल होते हैं, प्रखंड के लोग शामिल होते हैं और हर मोहल्ले में रोजाना सुबह से लेकर के दोपहर तक, फिर शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 9:30, 10, 11 बजे तक पूरे विधानसभा में कांग्रेस का जनसंपर्क चल रहा है और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, हमें भरोसा है। आपने कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव से ही आपकी तैयारी चल रहा है जब से आपने जिला अध्यक्ष बना, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई लोकसभा में आपकी तैयारी तो चल रही है लेकिन आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे या चुनाव लड़ने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया, जिसके वजह से जेएमएम को मजबूरी में लास्ट आवर में घोषित करना पड़ा। क्या ये रहा? क्या आप लोगों ने कोई नाम नहीं भेजा था या उस पर बात करके क्या फायदा? वो बीता हुआ वक्त है, जो चीज़ें बीत गई वो वापस नहीं आती। बीजेपी को हैट्रिक लगाने के लिए आप लोगों ने मौका दिया? अब इसका जवाब बेहतर आप उनसे ले सकते हैं, हम क्या कहें इस पर। हमको कहने का बड़े लोग हैं, हम लोग एक साधारण जिला के पदाधिकारी हैं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते इस पर। आप उनसे इसका जवाब मांगेंगे तो अच्छा जवाब मिलेगा। लोकसभा चुनाव से ये कहा गया, जैसे आपने कहा कि देखिए ये पहली बार हुआ कि जेएमएम का मतलब कैंडिडेट होते हुए भी 41,000 के आसपास में आपने कहा कि वोट आया, तो पहले से जबकि 19,000 या 20,000 गौरव बल्लभ लड़ रहे थे तब, तो ये परिवर्तन हुआ है, बड़ा है। लेकिन 41,000 वोट के बाद भी जब चुनाव में जेएमएम की हार होती है तो कहा आरोप आप पर लगता है कि दुबे जी ने ढंग से काम नहीं किया या मदद नहीं किया, एक पत्र भी वायरल हो जाता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप कैसे कि आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने ढंग से काम नहीं किया गठबंधन के लिए? ये जो पत्र आया जिसके नाम से आया, मैंने उस दिन भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को लगता है कि ईमानदारी से काम करने वाले आदमी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं, वो डाटा सफाई देता। डाटा ने सफाई दिया। और मजे का बात यह है, जिसने आरोप लगाया या जिसके पत्र के माध्यम से आरोप लगा, उस व्यक्ति ने स्वयं ये अखबारों में आने के 4 घंटे के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे चीज़ों को फर्जी बताया। उसने कहा कि भैया हमें बहुत मजबूती से मदद मिला है। तो हमको लगता है जब उसने खुद ही कह दिया तो इस पर अब कुछ बचता नहीं है कहने को। अब ये सारी चीजें संज्ञान में हैं। क्या चीज़ें हो सकती? कहा भी गया कि कांग्रेस के लोग ही आपके खिलाफ जो है इस तरह के साजिश उन्होंने कर दिया और कांग्रेस के अंदर ये काफ़ी कुछ चल रहा है कि भाई एक गुट दूसरे को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्या आप मानते हैं? आप कांग्रेस में कोई गुट है नहीं, यहाँ सब लोग एक ही गुट के लोग हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। चुनाव जब आता है तो हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयास करता है कि हमको पार्टी टिकट दे दे, हमको सिंबल मिल जाए, हम काम करें। ऐसे लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि भैया काम, अगर आप चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, स्वागत है, हम लोग पूरी तरह से आपका मदद करेंगे। लेकिन चुनाव विधानसभा का मैन टू मैन कनेक्टिविटी का चुनाव होता है और जिनको भी चुनाव लड़ना है उनको कम से कम साल, 2 साल, 3 साल पहले से लोगों के बीच रहना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लोगों के समस्याओं से खुद को जोड़ना चाहिए। सडन यदि कोई चाहता है कि हम चुनाव लड़ लेंगे तो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो अगर सडन किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाता है तो समस्याएं होंगी। हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी है, कोई लॉबिंग है। सभी लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर हर लोग प्रयासरत है। और कांग्रेस का आज स्ट्रक्चर चारों ओर दिख रहा है, चारों ओर कांग्रेस काम कर रही है, काम करती हुई दिख रही है। आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, सुबह से मैं 6:30 बजे से पहले बिरसा नगर क्षेत्र में था जनसंपर्क में, वहाँ से निकल करके केबुल टाउन और केबुल बस्ती में जनसंपर्क में था। खड़ा होकर के अपने बहुत सारा कचरा साफ कराया हूँ, बहुत सारा नालियों को साफ करवाया हूँ आदमी बुला करके। पानी की समस्या थी बिरसा नगर में, उसको लेकर के जुस्को के पदाधिकारियों से वहीं से बात किया हूँ, उन्होंने इंश्योर किया है कि भैया हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम लोग उसको देखेंगे। वहाँ से निकल के हम लोग स्लैग रोड गए थे, जहाँ बिल्कुल स्लम है और बहुत गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। उनके बीच में आज मेडिकल कैंप हम लोगों का लगा हुआ है, फ्री मेडिकल कैंप। वहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। अभी तक मैंने, आप देखिए 1:15 बज रहा है और मैंने अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, सुबह के वॉकिंग ड्रेस में मैं अभी भी हूँ। तो एक क्रिया रोजाना चल रही है। आप अचानक आ गए तो आपसे भेंट हो गया, ये रोजाना की क्रिया है और चारों ओर लोग काम कर रहे हैं। आज बिरसा नगर में काम हो रहा है तो वहाँ लोग भिड़े हुए हैं, तो आप जाएंगे तो केबुल में लोग मिलेंगे, आप जाएंगे टेल्को में लोग मिलेंगे, आप जाएंगे लक्ष्मी नगर में लोग काम करते हुए मिलेंगे। चूँकि मैं खुद
सुबह से अपने मॉनिटरिंग करता हूँ। तो चीज़ें पक्ष में हैं और पक्ष में रहेंगी। चुनाव आप लड़ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आप क्या करें? मैं यहाँ से पहले चुनाव लड़ा हूँ पार्टी में। उस विकट परिस्थिति में भी मैंने मना नहीं किया। 14 में सारी परिस्थितियाँ विपरीत थी। यहाँ आपको मालूम है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, इस विधानसभा क्षेत्र की 80% आबादी अनऑथराइज्ड लैंड पे रहती है, इनक्लोज लैंड। चूँकि टाटा की ज़मींदारी थी, ये सारा ज़मीन टाटा का था और लोगों को बसने का कोई जगह नहीं था, तो टाटा का जो वैकेंट लैंड था उस पर लोग बस गए। अब घर मकान तो बन गए, लोगों को सारी सामाजिक सुविधाएं मिली, लेकिन यहाँ जो है मालिकाना आज तक नहीं है लोगों के पास। तो उस चुनाव में स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ आकर के कह गए, ये बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप विधायक नहीं इस राज्य का मुख्यमंत्री चुने। सारे स्लम बस्तियों के लोगों को उन्होंने नारा दिया कि अगर हमारा सरकार बना तो पहले कैबिनेट के बैठक में हम लोग जो है यहाँ के लोगों का मालिकाना का पट्टा फाइनल करेंगे। ये अपने आप में एक इतना बड़ा नारा था, जिस नारे के आगे सारी मेहनत, सारा पसीना, सारा सालों भर का किया कराया काम, चूँकि लोगों को दिखने लगा कि हम जिस घर पर रहते हैं, जो मेरा अनऑथराइज घर है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि तुम्हारा जनप्रतिनिधि यहाँ का सीएम होगा और पहले कैबिनेट में तुमको तुम्हारा मालिकाना पट्टा दिया जाएगा। ये सारे लोग एक पक्षीय हो गए। उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ दूसरे पोजीशन पे रहते हुए 33,000 से ज़्यादा मत लाया, जबकि इंडिविजुअल चुनाव था। उस चुनाव में जेबीएम अलग लड़ रहा था, जेएमएम अलग लड़ रहा था, कांग्रेस अलग लड़ रही थी। आप उसके बाद 19 में सारा चीज़ हम लोगों के पक्ष में था, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में थी। यहाँ से हम पूरी तरह से 5 साल हम लोगों ने संघर्ष किया था, मेहनत किया था और इसको लेकर के लगातार आंदोलनें की थी, केस खाया था, जेल गए थे कि यहाँ जब मालिकाना का आपने घोषणा किया था और मालिकाना यहाँ के लोगों को मिले, जब लोग पूरी तरह से नाराज थे, रघुवर दास जी के विरुद्ध खड़े हो गए कि मैंने अब इस बार या तो मालिकाना दो और नहीं तो हराएंगे तुमको। उस परिस्थिति में कैंडिडेट पार्टी ने ऊपर से भेजा एक ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति आज पार्टी छोड़ करके भाग गया। नुकसान हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ। बाहरी कैंडिडेट और लॉन्च किया हुआ कैंडिडेट आया, हम लोग समझाते रह गए पब्लिक को, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं थी। पब्लिक के दिमाग में था कि एक ऐसा आदमी जो जीतेगा तो भी, हारेगा तो भी, हमारे बीच नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति को वोट दे करके क्या होगा। वोट घट करके 18,000 आ गए। फिर हम लोग लगातार 5 साल से संघर्ष करते करते फिर चीज़ों को उस पक्ष में लाए हैं। यहाँ आज पूरा चारों ओर कांग्रेस के प्रति माहौल है और हमें विश्वास है पार्टी पर कि पार्टी यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी। तो जरूर यहाँ पर ये सीट एक बार कांग्रेस के लिए रखा हुआ है। ऐसे हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो तय करेगी वो सब कोई उस आदेश और निर्देश का पालन करेगा। हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि भैया आप लोकल लोगों को दीजिए, ताकि विधानसभा का चुनाव जो है लोकल लेवल पर होता है और यहाँ यदि लोकल आदमी होगा तो उसकी स्वीकार्यता होगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बात सही कहा कि जो भी आपने 2019 की घटनाओं से रिलेट करके बताया कि क्या हुआ जब बाहर से कैंडिडेट दिया गया। अभी इस बार भी कई लोग दावेदारी कांग्रेस के तरफ से कर रहे हैं, कई नाम हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम आपके राष्ट्रीय नेता हैं डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सांसद रह गए। उनका प्रचार अभी शुरू हो गया है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपके लिए, इसलिए कि आप जिला अध्यक्ष है, क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं है वो अकेले दावेदार है। यहाँ दावेदार पूर्व के जिला अध्यक्ष विजय खान जी भी हैं। यहाँ दावेदार इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश्वर पांडे जी, वो भी हैं। रघुनाथ पांडे जी भी हैं। यहाँ दावेदार राकेश तिवारी जी हैं। यहाँ दावेदार अजय सिंह जी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं। और भी कई दावेदार हैं। यहाँ दावेदार प्रिंस सिंह भी है। ये सब लोग दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी करना ही चाहिए पार्टी के अंदर, लेकिन तय तो पार्टी आलाकमान को करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। और पार्टी आलाकमान जो तय कर देगी उसको सब लोग मानेंगे। डिसिप्लिनरी पार्टी है, डिसिप्लिन में रहती है। हम लोगों से जब भावनाएं पूछी जाएंगी तो हम लोग बताएंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों की भावना क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। शुमारी को लेकर क्या पार्टी शुरू किया? नहीं, कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, सितंबर में घोषणा हो जाए, अगस्त में हो जाएगा, ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसलिए कांग्रेस लास्ट मोमेंट में 11th आवर में जाके फिर कैंडिडेट फाइनल करता है, जिसका नुकसान भी होता है। ऐसा है कि हम लोग कई राउंड की बैठक
यहाँ कर चुके। अब जो बातें निकल के आई हैं, जब पार्टी बात करेगी तो हम लोग उन बातों से पार्टी को अवगत कराएंगे। आपके सामने बोल करके उन बातों को कोई मतलब है नहीं। हम उन बातों से अवगत करा देंगे पार्टी को। पार्टी अपने तरीके से काम करती है, पार्टी का एक अपना सिस्टम है और पार्टी अपने सिस्टम से काम करती है। हम लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि आप क्षेत्र में संगठन के स्ट्रक्चर को रीचेक कर लीजिए, जहां कमी बेसियां हैं उनको दुरुस्त कीजिए। चुनाव में हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों ने यहां पर बैठकों के माध्यम से और कई एक प्रभारी नियुक्त करते हुए एक एक बूथ को हम लोगों ने चिन्हित करके उसको रिशेड्यूल भी किया है जहां आवश्यकता थी, चाहे वो पश्चिम का है या पूर्वी का है। 2 ही सीट हम लोगों ने लड़ना है। अब सामाजिक समीकरण भी एक है कि 2 सीटें हैं तो दोनों लोगों को हम लोगों ने संतुष्ट करना है। मैंने जनरल लोगों को भी संतुष्ट करना है, चूँकि उनका भी मत चाहिए। जनरल लोगों का सीट है। हमें ओबीसी समुदाय को भी संतुष्ट करना है, चूँकि ये दोनों लोगों के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। ये दोनों लोग इसी सीट पर आश्रित हैं। बाकी एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है। तो वो जो रिजर्व सीट है वहाँ एससी अपने रिजर्व सीट पर लड़ता है, एसटी अपने रिजर्व सीट पर लड़ता है। लेकिन जनरल सीट पर जो ओबीसी और जनरल लोग आते हैं, हम लोगों को दोनों को बैलेंस करना है कि किसी एक पर ओबीसी लड़े, किसी एक पर जनरल लड़े, ताकि किसी भी समुदाय के बीच में ये मैसेज ना जाए कि हमको पार्टी बाईपास कर रही है। सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उसके रूप में अनुरूप तैयारियां हो रही हैं। समय आने पर सारी चीज़ें सामने आएंगी। मुद्दा ये 25 साल का मतलब मान लीजिए 24 साल झारखंड का अलग हो गया, तब से जो भी 2 ही लोग रहे, हालांकि रघुवर दास जी और इसके बाद अभी वर्तमान जो विधायक हैं। क्या लगता है इन 25 सालों में क्या कुछ पूर्वी विधानसभा के लिए होना चाहिए जो नहीं हुआ है, और किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे, काम क्या बताएंगे क्या लोगों को? पूर्वी विधानसभा का दुर्भाग्य है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। 2006 में वर्ल्ड बैंक ने स्लम एरिया डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा ये बिरसा नगर, बागुन नगर, बागुनहातू, विद्यापति इत्यादि बस्तियों का चयन किया था। इन बस्तियों से सेवरेज सिस्टम और सैनिटरी सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम, ये 3 चीज़ों को वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको लाएंगे। उसके लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला और टेंडर जिसको को मिला भी। जब वर्ल्ड बैंक ने लिख करके दिया यहाँ कि आप एनओसी दीजिए ताकि हम एडवांस मोबिलाइजेशन एडवांस पे कर सकें जिसको को, और एक काम शुरू हो, उस समय की तत्कालीन सरकार ने लिख करके दे दिया कि हम आपका आभार करते हैं कि आपने चयन किया, लेकिन हमने ऑलरेडी मोहर्दा जलापूर्ति योजना यहाँ पर ले आया है और उस मोहर्दा जलापूर्ति योजना से यहाँ पर पानी सप्लाई होगा, इसीलिए आप अपने इस फंड को कहीं और ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसी दिन हम लोगों का दुर्भाग्य इस विधानसभा का लिखा गया, जिस दिन अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने इस तरीके का निर्णय कर लिया। अब उस निर्णय के बाद यहाँ मोहर्दा जलापूर्ति योजना आया। सरकार का ड्राइंग, सरकार का डिजाइन, सरकार की सारी व्यवस्था, सरकार का ज़मीन, सरकार का कॉन्ट्रैक्टर, सरकार का पैसा, उससे जो पाइपलाइन बिछा, जब इनसे नहीं कंट्रोल हुआ, इन लोगों ने जुस्को को दे दिया। आज दुख होती है इस बात को कहने में कि हम लोग अभी 8 दिन पहले जुस्को पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके जीएम साहब को भी मैंने कहा था कि भाई साहब, सर्किट हाउस में जो वीवीआईपी एरिया है जमशेदपुर का, वहाँ जिस रेट में आप कनेक्शन चार्ज लेते हैं उसी रेट में आप स्लम एरिया बिरसा नगर, बागुनहातू में भी चार्ज ले रहे हैं। सरकारी योजना का जो मीटर का आपका शुल्क वहाँ तय है, वही मीटर का शुल्क आप यहाँ भी ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों को रॉ वाटर दिया जा रहा है, जो पानी आज मवेशी को भी पिलाने में संकोच होता है। हम लोग चूँकि स्लम बस्ती में रहते हैं, हम लोगों को यहाँ की पीड़ा मालूम है। मेरे घर की भी वही समस्या है जो पूरे इन बस्तियों की समस्या है। तो सबसे बड़ा समस्या तो ये है, और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। ना कोई एमपी इस पर बात करता है, ना जो आज वर्तमान विधायक हैं उन्होंने इसके लिए कोई पहल किया, ना पूर्व में इस पर पहल हुआ। तो हम लोगों का प्राथमिकता होगा कि अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहला काम इस परियोजना को दुरुस्त करने का होगा, ताकि इससे लोगों को शुद्ध और निर्मल पानी मिल सके, ताकि लोग स्वस्थ तो पहले रहें। उसके बाद दूसरी समस्या
जमशेदपुर में हमारे विधानसभा का नेतृत्व इस राज्य के मुख्यमंत्री तक ने किया है, और उसके बाद भी आप चलेंगे पूरे विधानसभा में तो सुदूर ग्रामों के पंचायत क्षेत्र में आपको स्वास्थ्य केंद्र मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर एकाध खाना पूर्ति मात्र है, उस पर स्थानीय विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। तो हम लोग आएंगे तो इसको सुनिश्चित करेंगे कि हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो, जिस मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर बैठें और डॉक्टर लोगों को चेक करें, वहाँ निःशुल्क दवाइयाँ दी जाए। तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ शिक्षा की। आप देखेंगे कि यहाँ एक एक गार्जियन अपने बच्चों का नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए 8-8, 10-10 स्कूलों से फॉर्म खरीदता है, और उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि हमारे बच्चे का एडमिशन कहीं हो जाएगा। दलालों के चक्कर में पड़ता है, और दलाल पैसे ठग रहे हैं नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए। कारण ये है कि स्कूलों में सीट की संख्या कम है, बच्चे ज़्यादा हो गए। तो हम लोगों ने पहले भी इस पर कई बार कहा है कि यहाँ अच्छे स्कूल कम से कम आज नीडेड हैं, एकदम मस्ट, कि 10 अच्छे स्कूल खुलें जिन स्कूलों में इन बच्चों को साधारण दर पर शिक्षा मिल सके, उस स्तर का जिस स्तर पर आज सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल दे रहे हैं, तो उसको ठीक करना हमारा प्राथमिकता होगा। मालिकाना हक आप बोल रहे हैं, उसका क्या होगा? 25 सालों से यहाँ के लोग यही सुन रहे हैं, 30 सालों से, कि अब मालिकाना हक। सर, ऐसा है कि मालिकाना हक कोई विधायक दे नहीं सकता। ये झूठी बातें हैं, जो भी लोग करते हैं झूठ करते हैं। जब टाटा स्टील के लीज से बाहर किया जा रहा था इन बस्तियों को, उस समय भी मैं धरने पर बैठा था लंबे समय तक। अब मेरा कहना था कि भैया, इनको टाटा स्टील के लीज से बाहर क्यों किया जा रहा है? आप इनको लीज में रहने दीजिए, और उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर बाराद्वारी है, सीताराम डेरा है, गोलमुड़ी है, बिष्टोपुर है, साक्षी है, सर्किट हाउस है, या अन्य जगहें हैं जो सब लीज पर दिए गए, आप उसी तरीक़ा से इनको भी सब लीज पर दे दीजिए, ताकि हम मालिक भी हो जाएं अपने ज़मीन के, हमको मेरा सारा चीज़ भी मिल जाए, और हमको सारा नागरिक सुविधा भी मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ना उस समय बात सुनी गई, ना आज सुना गया। लेकिन मैं इंश्योर करके कह सकता हूं कि जिस दिन भी हमारी कांग्रेस की बहुमत की सरकार इस राज्य में बनेगी, चूँकि आज कांग्रेस इस क्षमता में नहीं है कि किसी भी चीज़ को कैबिनेट से लेकर के विधानसभा तक पास करा सके, जिस दिन हमारी बहुमत की सरकार होगी, उस दिन पूर्ण बहुमत के साथ इसको विधानसभा से पास करा करके लागू कराने का काम, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे बॉम्बे में हुआ, कांग्रेस ने किया, यहाँ भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे, और इन तमाम बातचीत पर आपकी क्या राय है, इसलिए कि चुनाव का समय है, इसलिए सवाल भी पूछना, और जो लोग भी इस चुनाव में संभावित उम्मीदवार हैं या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे चीज़ों को, मुद्दों को समझने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। अपने सहयोगी सोनू के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।